हाँ, तो हम लोग आ गए हैं वापस से नोट्स पे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नोट्स के थ्रू बताऊंगा, तो वही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे वो एक वीक आइडिया लिए थे। अब हम लोग थियोरेटिकल और कैसे हम लोग एक्चुअली ग्राफ थ्योरी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर के बी तक जाओ और फिर बी से और ए से सी तक जाओ और उसके बाद फिर डी है जो कि बी से कनेक्टेड है लेकिन सी से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं बोला था कि मैं डी से सी जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये वाला रूट पकड़ूंगा, राइट। तो मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है। तो ये पर्टिकुलर जो रूट है इसको कहते हैं हम लोग पाथ। और यहाँ लिखा हुआ भी है सीक्वेंस ऑफ एजेस फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ ए टू बी का मतलब ये है कि ए जो है वो स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ पे ए को आप ये ए और ये बी मत समझ लीजिए। यहाँ पे ये है स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पे ये है एंड पॉइंट, ठीक है ना। ये जान लीजिए, यहाँ ए ये है और बी ये है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट एज है तो उसका पाथ लेंथ 1 होगा। तो ये भाई पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ बेसिकली आप कितनी बार में वहाँ पहुँचते हो। तो अगर आपको मैं बोलूँ बी से लेकर के बी तक सी तक जाओ तो हो जाएगा पहला पाथ, बी तक पहुँचे यहाँ पे 1, फिर बी से लेकर आप ए तक पहुँचे यहाँ पे 2 और ए से लेकर के आप सी तक पहुँचे यहाँ पे 3। तो ये हो गया आपका पाथ लेंथ। लेकिन अगर मैं बोलूँ डी से आप बी तक जाओ तो आपका पाथ लेंथ 1 होगा, है ना। डी से लेकर आप बी तक जाओ तो आपका पाथ लेंथ सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो अगर ऐसा है तो आप देख भी सकते हो कि ये डायरेक्ट एज है, एक ही बार में आप जंप कर सकते हो, राइट। जो मैंने अभी बताया था पहले वाले सेक्शन में, तो वो डायरेक्ट एज है और इसका लेंथ 1 है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट मिल जाएंगे इस टाइप के और आप इसमें स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे से। और ये कॉमन सा लॉजिक है, ठीक है। जब आप इसमें दूसरा पार्ट ये है, याद होगा मैंने n के साथ जनरलाइज किया था। तो दूसरा पार्ट है कि अगर आपका n मोड हॉप, मतलब अगर आप एक हॉप लेते हो, मान लो कि आप बोलते हो कि आपके पास कोई ये है, आप बी तक गए, आपको बी तक जाना था, आप 1 हॉप में पहुंच गए, लेकिन आपको सी तक जाना है, तो आप क्या करोगे? तो बी के बाद आप एक और हॉप पे बढ़ाओगे अपना ट्राई करने के लिए, जाने के लिए ट्राई करोगे। आपको नहीं मालूम है आपका ग्राफ क्या है, बट आप ये जानते हो कि आप अगर यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो तो इसके आगे भी आपको पता तो होगा ही कि आप जा सकते हो या नहीं, आपको उससे पता लगेगा। लेकिन आपको उस समय तक नहीं पता है कि कंप्यूटर को उस टाइम तक नहीं पता होता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ए तक जाना है। तो अगर आप ए तक जाओगे तो अगर आपको यहाँ तक जाना, मतलब आप यहाँ 1 पे थे, ठीक है, आप यहाँ 1 पे थे, आपका पाथ लेंथ यहाँ पे जो था इसको हम लोग पाथ लेंथ बोलते हैं ना, कितना जंप हम लोग लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ, वो जो पाथ लेंथ है वो आपका 1 था यहाँ पे, है ना। पाथ एल लिख देता हूँ 1 के लिए। पाथ लेंथ यहाँ पे आपका 1 था, है ना। अब अगर आप बढ़ाओगे यहाँ से बी से लेके ए तक जाने का कोशिश करोगे तो आपका पाथ लेंथ हो जाएगा। तो अगर मैं पाथ लेंथ को n ले लूँ, ये मैं n ले लूँ अगर यहाँ पे, तो मेरा पाथ लेंथ l/2 जो है वो क्या हो गया? वो हो गया n+1। तो जब भी आप पाथ लेंथ बढ़ाओगे, जब भी आपको कोई नए नोड पे जाना होगा तो आप पाथ लेंथ ये करोगे। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख देता हूँ आपके लिए सिंप्लिसिटी के लिए। वो ये कि अगर इफ यू go to a new node after collecting information from the last node, then and you have already covered n hop, मतलब आप n हॉप तक कवर कर चुके हो लेकिन आप फर्दर जा सकते हो और आप जाना चाहते हो, देन यू विल हैव टू कवर 1 मोर हॉप, दैट इज n+1 हॉप और पाथ लेंथ, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं
कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो दैट ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये नेक्स्ट चीज़ जो ये बता रहे हैं वो है कि n नोड्स शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to B हैज एट मोस्ट n-1 एजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मेरा n-1 एजेस है तो अभी तक हम लोग जो भी देखे थे वो नोड्स के थ्रू देखे थे कि कितने नोड्स कितने जंप कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पाथ क्या ले रहा है। लेकिन अगर आप एज के टर्मिनोलॉजी से इस चीज़ को देखोगे, मैं फिर से ये पूरा बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है एकदम। ये जो मेरा है n नोड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to B हैज एट मोस्ट n-1 एजेस। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है और ये चौथा नोड है, और मेरे को यहाँ से ये A था, ये B था, ये C था और ये मेरा B था। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट, अब अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पास ये टोटल 1 2 3 4 मतलब n नोड्स है, यानी कि 4 नोड्स हैं, यहाँ पे है ना हमारे पास 4 नोड्स, n नोड्स हैं हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं। तो हमारे पास जो एजेस होंगे वो n-1 होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नोड के बीच ट्रैवर्स करना है, राइट? आपको A से B तक जाना है। तो आपका ये पहला एज हो गया, है ना? मेरे पास नोड 4 है, राइट? तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है। मेरे को मान लीजिए कि मेरे को जाना है D से B, तो पहला तो मैं D से B गया, पहला नोड कवर किया ये वाला, और मेरा एक एज हुआ। दूसरा नोड मैं कवर किया B से A, तो मेरा दूसरा हो गया, और थर्ड नोड में तो मैं चला गया सीधे 3। मेरे पास एजेस तो मेरे पास नोड्स तो टोटल 4 ही है, 1 2 3 4, लेकिन एजेस कितने हैं? सिर्फ 3, तो 4-1। उसी तरह अगर मेरे पास n नोड्स हैं, n नोड, तो मेरे पास n-1 एज होगा, है ना? एज होगा, n एज होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वो ये है कि अगर एक लॉन्गर पाथ है, अब कैसे पता करोगे कि एक लॉन्गर पाथ है? अगर कोई भी नोड को बार बार विजिट किया जा रहा है, यानी एक नोड को, अगर आप इसमें देखो तो हम लोग हर नोड को एक एक बार ही विजिट कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग D से B गए और फिर B से D आया, फिर D से B गए और फिर जाकर, तो वो पाथ लेंथ बढ़ा जरूर देगा, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। उसको कंप्यूटेशन करने के हिसाब से देखिएगा तो फिजिबल नहीं, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है वो, है ना? और हम लोग को टाइम को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, तो इसलिए हमेशा एक नोड को एक ही बार विजिट करना। अगर कोई नोड बार बार एक ही नोड को विजिट कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो लॉन्गेस्ट पाथ ही होगा। तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट पाथ। यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है, बट एक्चुअली बार बार भी अगर करे तो लॉन्गेस्ट ही होगा, और वो आपके लिए सही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो मुझे याद है एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम, उसमें उन्होंने ये चीज़ पूछा था कि अगर आपका कोई नोड है तो अगर आप उसको बार बार विजिट करते हो तो वो लॉन्गेस्ट होगा या फिर शॉर्टेस्ट होगा या फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसका आंसर लॉन्गेस्ट होगा। ये चीज़ आप जान लें, ये एक छोटा सा थ्योरी है। एक दूसरी चीज़ जो कॉन्सेप्ट में है वो है ट्रांजिटिव क्लोजर। तो भैया सबसे पहली चीज़ इसमें समझो कि ट्रांजिटिव छोड़ो, क्लोजर का क्या मतलब है। क्लोजर मतलब होता है क्लोज्ड, यानी कि पाथ क्लोज्ड होगा चाहिए। और इसका सिंपल अगर नॉर्मल डेफिनेशन दूँ तो ट्रांजिटिव क्लोजर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पेयर ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय अ पाथ। तो जो भी मैं यहाँ पे ये दिखाया आपको कि इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू ऐसे जाएंगे, तो ये टोटल एक पाथ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांजिटिव क्लोजर है वो हमेशा डायरेक्ट, जो हमारा पाथ था, डायरेक्ट पाथ था ना कि एक बार में हम लोग पहुँच रहे हैं, जैसे D से B डायरेक्ट है ना, तो जो डायरेक्ट है उसको हमेशा क्रॉस करेगा। अगर ऐसा होगा तो वो एक क्लोज्ड पाथ है। यानी कि क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे है कि क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे होगा स्टार्ट टू एंड, पॉसिबल है जाना। और अगर ऐसा हो रहा है, पॉसिबल है जाना, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांजिटिव क्लोजर है। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम टाइम अगर वो सर्कुलर नहीं है ग्राफ, तो हर एक पॉइंट पे जाना, मतलब अगर वो
कोई ना कोई पॉइंट से, एक पॉइंट से वो कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से, तो आपका वो एक ट्रांजिटिव क्लोजर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समरी ये लोग दिए हैं। एक पॉइंट जो मुझे लगा कि कितना जानने के बाद आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ, वो ये कि जब हम लोग कंप्यूटेशनली जाते हैं तो हमारे पास, मैंने ग्राफ में जैसा आपको अर्लियर दिखाया था, वो तब पॉसिबल है जब आपके पास ग्राफ दिया हो, है ना। आपके पास अगर ग्राफ दिया है तो आप वो फंडा लगा सकते हो, आप उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स के डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हो और आप उसको कर सकते हो, और बिना इसके की है क्या कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इधर से इधर जंप कर रहा था, फिर इधर से इधर जंप कर रहा था वो बंदर की तरह, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मिडिल ग्राफ दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होगा क्वेश्चन में आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, या मैक्सिमम टाइम इवन बोलो, तो वो लोग एक आइडिया दे देंगे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है सूडो कोड में, और आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करके देखना होगा। तो ग्राफ तो आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे, लेकिन आप वो 1 हॉप के लिए निकाल सकते हो, और आपको वो पूछेगा 1n हॉप के लिए, और आपको निकाल के देगा वो सिर्फ आइडिया 1 हॉप का, और बताएगा कि n हॉप तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या है वो आपको बता देगा, तरीका वो आपको बता देगा, बट वो ग्राफ आपको खुद बनाना है। तब क्या करोगे, तो आपको सिंपल काम करना है। सबसे पहले जो हमारा मतलब ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्राफ है 0 0 1 0 0, इसको 1 कर दूँ, इसको 1 करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे भी 0, और मैं यहाँ पे करूँगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, और ये है क्या हमारा, यहाँ है हमारा A, ये है हमारा B, और ये है हमारा C, सेम चीज़ यहाँ पे A, B और C। अब मैं बोल रहा हूँ कि A से B कनेक्टेड है, ये मेरे पास दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, A से B मेरा कनेक्टेड है, और B से मेरा C कनेक्टेड है, और A से मेरा और C से मेरा A कनेक्टेड है। ध्यान दें, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि अगर ये इधर गया तो ये इधर नहीं आएगा। और मैं बोलता हूँ कि मुझे A से C जाना है, तो मैं ऑब्वियसली चाहता तो यहाँ से यहाँ जा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ इस केस में, राइट। मेरे पास ये ग्राफ दिया हुआ है और मेरे को बोल रहा है कि मेरे को लास्ट एंड पॉइंट, मुझे A से C तक पहुँचना है, मैं कैसे पहुँचूंगा। तो उसका आपको 2 तरीका, एक तो आप डायरेक्टली ग्राफ देखो, बट आप ग्राफ बना लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट फ्री ग्राफ आप बना, तो ये लोग इतना कंफ्यूजिंग ग्राफ भी दे सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप हर बार एक सेकेंडरी मैट्रिक्स बनाओ, यानी कि बस उस पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करो जो आप देख चुके हो। मतलब अगर मैं A से निकलता हूँ, A से मैं निकला तो A कहाँ पे गया, B तक, राइट। तो अब मैं B के रेफरेंस में ग्राफ बनाऊंगा। ये जो मेरा B है मैं उससे C जा सकता हूँ, राइट। मैं C से B नहीं जा सकता, यहाँ पे आप देखो कॉलम और रो का खेला है, मैं C से B नहीं जा सकता एज पर ग्राफ ऑल्सो। लेकिन ये मेरा अपडेटेड बिलीफ है, राइट, ये मेरा अपडेटेड डाटा है कि मैं B से C जा सकता हूँ, लेकिन मैं C से B नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि C जो है वो एक्सेसिबल है, C जो है वो एक्सेसिबल है बट B के रेफरेंस में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूँगा और मैं यहाँ बोलूँगा कि हाँ C जो है, C से ये जाना पॉसिबल है, C से B जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन C से C जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन C से मैं लेकिन मैं B से C आ सकता हूँ। तो मैं कॉलम वाइज चीज़ों को देखना शुरू कर दूँगा, ठीक है। अभी तक रो तक गए, हम लोगों को ज़रूरत यहाँ तक की थी, तो मैंने ये देख लिया और यहाँ से मैंने मतलब A से तो शुरू किया था, तो A से तो पहले तो रो ही जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं B से देखूंगा तो B से मुझे दिख रहा है कि A नहीं जाएगा, लेकिन B से ये भी दिख रहा है A से B जा सकता है, राइट। तो A से B जा सकता है, तो मेरा ये डेटा वहाँ पे मैं वन लिया था, वो याद होगा। कॉलम वाइज देखिए, फिर मैं बोलता हूँ B से B तो जाएगा नहीं, B से C जा सकता है, तो वो अपडेट हो गया। उसके बाद कॉलम वाइज देखिएगा तो C का जो वैल्यू है, C से मैं B नहीं जा सकता तो वो 0 है, लेकिन मैं B से C आ सकता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा मैट्रिक्स जो यहाँ पे था ओरिजिनल, उससे पूरा डिफर कर गया ये मैट्रिक्स, राइट। तो आपको ये फाइनल मैट्रिक्स वो निकालने दे सकते हैं, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी।
और इसको कैसे करेंगे, सूडो कोड में इसको कैसे पहचानेंगे, वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ा देर में। तो ये एक बेसिक सा फंडा था जो मैं आपको बताना चाहता था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से बना दूंगा अगर आप बोलिएगा तो, और समझ आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया कुछ बेसिक सा ये। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाला है वो है एज लेबल्ड ग्राफ, जो कि ये एक्स्ट्रा इन्फो देने का तरीका। भाई इसकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है। तो जब आप कोई ग्राफ थ्योरी यूज़ करते हो तो ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि आपको एक अच्छा तरीका चाहिए था डाटा को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन डेटा में 0 और 1 तो सिर्फ नहीं होते, सिर्फ कनेक्शन और एजेस ही तो नहीं होते, उसके साथ तो उसका एक्स्ट्रा डाटा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, हाइट, वेट, टाइम, वेदर, कुछ भी हो सकता है ना, आप किसी भी चीज़ को एसोसिएट कर सकते हो। तो आप ऐसे ग्राफ को क्या करोगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। अगेन आपको ये तो पता ही है कि आपके पास जो भी डेटा है उसको आपको कनेक्शन बनाना है। ऐसे एज लेवल ग्राफ को बनाने का 2 तरीका है, मतलब 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो एज लेवल ग्राफ में है वो है जनरल मैट्रिक्स बना, जनरल एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना, ये पहला स्टेप है हमारा। जब ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिलेगा तो आपको 0 और 1 का फॉर्म में मिलेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यूज और प्लेस और अपडेट वैल्यूज एज पर फॉर सेल हैविंग 1। यानी कि अगर आपका कनेक्शन है तो उस जगह पे आप 1 की जगह उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर दो। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा। ए है, ए से बी का लेंथ मैं मान लेता हूं 1 है, बी से सी का लेंथ मैं मान लेता हूं 2 है, और सी से डी का लेंथ मैं मान लेता हूँ 3 है, और ए से डी का लेंथ मान लेता हूँ 5 है। हाँ? चल, अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे बी से डी जाना है, ध्यान रखें ये सारा डायरेक्टेड नहीं है, ठीक, यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है उससे, ये सारा का सारा अनडायरेक्टेड है, मतलब एक दूसरे की तरफ से जा सकता है, ठीक है। बी से मुझे डी तक जाना है, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम बी टू डी, और मेरे पास मतलब मैं यहाँ से मैं बी से डी जाना चाहता हूँ। तो मेरे पास 2 पाथ है, एक पाथ तो ये है और दूसरा पाथ ये, राइट। याद रखिए ये लेंथ है, ये जो है ये मेरा लेंथ है, ये एडिशनल डेटा है, और ऐसे ही आप रिप्रेजेंट भी करेंगे ग्राफ में, जो एजेस है उसके ऊपर लिख देंगे डेटा के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ अनलेबल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अनडायरेक्टेड का ले रहा हूँ, आप डायरेक्टेड भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में बस ये होगा कि अगर आप एक तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते, या पॉसिबिलिटी बन भी सकता है कि आप जा सकते हो, तो दैट्स इट। बट अभी के लिए ये समझता है। तो अब मुझे बोलना है कि मैं डी से डी जाना चाहता हूँ, मेरे पास 2 रूट है, मैं कौन सा रूट, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं कोई रूट लूँ, राइट। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको सीधे सीधे दिखेगा कि बी से जो सी है और सी से जो डी है उसका वैल्यू आता है 2 + 3, है ना। 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर ऐड किया तो 5 किलोमीटर हो गया। जबकि वहीं बी से ए की तरफ मैं जाने का कोशिश करूँगा, बी से डी जाने का कोशिश ए के थ्रू जाना चाहूँगा, तो मेरा हो जाएगा 1 और 5, है ना। तो मेरे लिए इवन दो कि मुझे यहाँ पे एक ही हॉप दोनों में करना है, लेकिन मैं अगर सी के थ्रू जाऊँ तो मेरा डिस्टेंस कम पड़ेगा। और आपको जानकर हैरानी होगा कि यही सेम इसी टाइप का एक एल्गोरिदम गूगल यूज़ करता है अपने मैप्स में। आपको जो रूट और चेंजेस दिखाता है ना, कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं गूगल मैप में रूट के और आप गड़बड़ में फंस जाते हो, वो इसी एल्गोरिदम की वजह से होता है। आप इसको क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको समझना है। बट अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं इसको, ठीक है।
तो अगर ये आपको याद हो तो हम लोग अगेन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ही बनाएंगे अपना। यहाँ मेरा ए होगा, यहाँ मेरा बी होगा, यहाँ मेरा सी होगा, और यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा जगह हम लोग ले सकते हैं। यहाँ मेरा डी होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा, राइट। यहाँ मेरा ए है, यहाँ मेरा बी है, यहाँ मेरा सी है, यहाँ मेरा डी है। स्टेप 1 को मैं ओमिट कर रहा हूँ। जनरल एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप आराम से बना सकते हैं। ए से ए का अगर आप जाइएगा तो लेंथ है 1, अगर आप ए से बी जा रहे हो तो 1 है, ठीक है। ए से आप सी जा सकते हो डायरेक्ट? नहीं, ए से आप सी नहीं जा सकते, लेकिन आप ए से बी के थ्रू सी जा सकते हो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ए से डायरेक्टली सी जा सकते हो। ये पहला हम लोगों का हॉप है, ये फर्स्ट हॉप का मैट्रिक्स होता है, हमेशा याद रखिए। पहला मैट्रिक्स हमेशा फर्स्ट हॉप होता है, वो डायरेक्ट एज को ही काउंट करता है। उसके थ्रू आप अलग अलग मैट्रिसेस बना सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही समझिए कि आप ये डायरेक्ट एज बना, ठीक है। ए से सी आप नहीं जा सकते हो। ए से बी आप अगर जाओगे तो आपको ए से ए तो आपको 0 मिलेगा यहाँ, हाँ, और ए से बी अगर आप जाओगे तो आपको 1 मिलेगा। ए से सी जाओगे तो 0 मिलेगा। ए से डी जाओगे तो आपको 5। यहाँ सीधा डायरेक्ट एज है। अब देखो, बी से आप ए जा सकते हो, यस जा सकते हो, लेकिन आप क्यों जाओगे, क्या मतलब आपको पता है, राइट। बी से सी जाओगे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन बी से बी जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बी से सी जाओगे तो आपको 2 मिल गया, और बी से डी आप जा नहीं सकते, तो बात कर, ठीक है। अब देखो, सी से आप बी जा सकते हो, सी से आप ए नहीं जा सकते, तो सी को अगेन 0। सी से आप बी जा सकते हो तो 2 दे दो। सी से आप डी जा सकते हैं, राइट, सी से आप डी जा सकते हैं, लेकिन आप सी से सी नहीं जा सकते, तो सी से डी आप जाएंगे तो 3 हो जाएगा, राइट। एंड अब आपका क्या आता है, डी। डी का क्या वैल्यू है? डी का वैल्यू मतलब हो गया, ए से अगर आप डी जाते हैं तो 5, अगर ए से आप 5 ऐसे, क्योंकि ये लेंथ है। ए से अगर आप डी से अगर आप डी जाते हैं, पॉसिबल नहीं है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और डी से अगर आप सी जाते हैं, यस, तो 3 जा सकते हो, बट आप क्यों जाओगे, आप उधर से ही तो आए हो। और डी से डी जाओगे तो 0। अब इसकी मदद से आप क्या पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा रूट शॉर्ट पड़ेगा। देखिए, अगर आप ए से बी जाते हो, तो आप एक हॉप कवर कर रहे हो, राइट, 1 ले रहे हो, है ना। याद रखिए, मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। आई वॉन्ट मिनिमम डिस्टेंस, जो भी मेरा यहाँ है ना, मिनिमम डी मैं बोल देता हूँ इसको। तो ए से अगर मैं बी गया तो मुझे 1 मिला, और ए से अगर मैं सी गया तो मेरे को 5 मिला। पहला डिस्टेंस प्रॉब्लम तो यही हो गया, इसको काट दो। अब मैं क्या करूँगा, मैं ए से बी तक गया, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या था, ए से बी तक का ही इंफॉर्मेशन है अभी तक। अब मैं बी को एक्सप्लोर करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ जंप मारूंगा। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स जो मैं बताया था पहले, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। बी से 1 जंप मारा, अब बी से मैं ए से तो आया ही हूँ, तो मेरे को ए से मतलब नहीं है। अब मैं बी से कहाँ जा सकता हूँ, मैं बी से ए जा सकता हूँ, जो कि मुझे जाना नहीं है, तो बी से मैं सी जाऊँगा। बी से अगर मैं सी गया तो आप देख सकते हो कि मुझे 2 मिलेगा, राइट। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन और कुछ है नहीं, तो मैं सी पे जंप करूँगा। सी से मैं बी पे आया हूँ, तो बी तो मैं जाऊँगा नहीं, तो सी से मैं डी पे जा सकता हूँ, राइट, और मुझे वहीं जाना भी है, तो मैं क्या करूँगा, सी से डी जा रहा हूँ तो मैं डी, है ना, मेरे पास ऑल्टरनेट कोई रूट नहीं है। तो मैं क्या बोला, तो मेरा क्या हो गया खेला, मेरे को एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि हम लोगों को जाना तो एक्चुअली में था बी से कहीं भी, राइट। तो हम लोग बी से चेक करना शुरू करते हैं। ये छोटी सी मेरे से गलती हो गई है, चलिए इसको बी से ही शुरू करते हैं। तो बी से करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। आपको जहाँ से शुरू करना है आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने छोटा छोटा सा गड़बड़ी कर दिया है, मैंने ए से ले लिया। मुझे बी से डी जाना है इस क्वेश्चन में। तो अगर मुझे बी से डी जाना है तो मैं सबसे पहले बी को स्टार्ट करूँगा। तो बी से मैं ए जा सकता हूँ और बी से मैं सी भी जा सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ
सॉरी बी से ए जा रहा हूँ तो ये मुझे 1 डिस्टेंस दे रहा है, और अगर मैं बी से सी जा रहा हूँ तो ये मुझे 2 डिस्टेंस रहा। तो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा कि मैं इसको एक्सप्लोर कर लूँ, मैं इसको देख लूँ एक बार। तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे चला जाऊँगा ए पे, और ए पे देखूँगा कि ए से बी तो मैं आया हूँ तो मुझे जाना नहीं है, और डी जा सकता हूँ। तो मैं बी से ए से कहाँ जा सकता हूँ, डायरेक्टली डी पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, मैं पहुँच सकता हूँ। लेकिन इसका लेंथ देखिए, सीधे 5 है ना, और आप बी से ए जा रहे हो तो मतलब 1 + 5 आपको करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा 6, राइट। तो ये रूट ओवरऑल दिखने में शुरुआत में आपको लगेगा कि आप सही ले रहे हो, लेकिन आप गलत ले रहे हो। तो हम लोग बी से चेक करना सीधा वाला मोड ट्राई करते हैं। तो हम बी से सी गए, तो मेरे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन सी का है, राइट। तो मैं सी पे जंप करूँगा, ये वाला। अब सी से बी से तो मैं आया ही था, मुझे जाना नहीं है, तो मुझे सी से सीधे डी जाना है, तो मैं 3 दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 + सॉरी सी से डी, राइट। सी से मैं डी जाऊंगा, है ना। तो सी से डी गया तो 3, है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये मुझे कुछ मिलेगा 5, राइट। 3 + 2 5। तो मुझे ये रूट प्रेफर है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सिंपल सा डेटा इनकॉर्पोरेट किया हूँ इस पर्टिकुलर एसएससी मैट्रिक्स में, और मुझे काम का इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप एक्चुअली ग्राफ थ्योरी का यूज़ करते हो। तो ये एक बेसिक सी फंडामेंटल चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ है इस पर्टिकुलर वीक 10 में, पर अगेन ये एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग कोर्स है, राइट। तो इसमें मैंने जो भी थ्योरी बताया, अब इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको कोड समझ नहीं आएगा। तो कोड समझ नहीं आने से पहले मैं आपसे 2 चीज़ चाहूँगा कि आप ये 2 चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस पर टाइम दें। सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना होगा वो है मैट्रिसेस, दूसरा आपको समझना होगा डिक्शनरी, क्योंकि इन्हीं दोनों पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ पूरा का पूरा यूज़ होगा। तो मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा हूँ, और मैं बनाऊँगा रिवीजन सेशन के टाइम। बट इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। मैट्रिसेस कुछ नहीं होता, मैट्रिसेस एक्चुअली लिस्ट होता है जिसमें आप आइट्रेट करते हो। मैट्रिसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, लिस्ट होता है, लिस्ट डेटा टाइप ऑफ लिस्ट। और डिक्शनरी अपने आप में एक अलग डेटा टाइप है जिसमें हम लोग की और वैल्यू के थ्रू एक्सेस करते हैं। बेनिफिट डिक्शनरी का यह होता है कि आप तुरंत डायरेक्टली चीज़ों को ढूंढ सकते हो। मैट्रिक्स में आपको एक दूसरे के अंदर आइट्रेट करना पड़ेगा, डिक्शनरी में आपको आइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे की मालूम है, आप डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो ये अगर आपको मालूम है, एज्यूमिंग कि आप इसको जानते हो, तो आप इसको आगे लेके जाओ, आगे जाके पढ़ो। नहीं तो पहले ये सारी चीज़ें जो मैं अभी तक कवर किया हूँ इसको अच्छे से दिमाग में डालो, क्योंकि ये सब कोर है इस पर्टिकुलर वीक का क्वेश्चन बनाने का। कि नेक्स्ट पार्ट में सूडो कोड है। सूडो कोड से बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आप ये बेसिक चीज़ नहीं जानते हो कि मैट्रिक्स और डिक्शनरी का फंक्शंस क्या है, डिक्शनरी क्या है, मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। और अगेन आपको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालो। बट ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे अपने खुद के भी कोर्सेस हैं, और साथ ही साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ईजी मैनर में प्रेजेंट करने में थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा। एंड साथ ही साथ अभी वीक 10 ज़रूरी है, इसलिए मैंने वीक 10 का वीडियो पहले लाया है। वीक 9 की जो मैंने लेक्चर्स है या वीक 9 के जो मैं प्रैक्टिस सेगमेंट के आपको सॉल्यूशंस बता रहा था, वो मैं जस्ट थोड़े से इसके बाद थ्योरी के बाद, अगर प्रैक्टिस सेगमेंट का डिमांड नहीं आता है तो मैं पहले वीक 9 के लेक्चर्स बनाऊंगा। प्रैक्टिस सेगमेंट का डिमांड आता है वीक 10 का, तो मैं पहले वीक 10 को बताऊँगा। सो दैट्स इट, इतना काफ़ी होगा। और चलिए अब देखते हैं कि सूडो कोड कैसे वर्क करता है इस पर्टिकुलर इसमें। सबसे